G20 पिछले लगभग एक वर्ष से हम भारतीयों के लिए सबसे चर्चित नाम। जिस G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है, उसका इतिहास जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बाली से प्रारंभ हुई G20 भारत की अब तक की यात्रा, इसकी उपलब्धियों और कामों की चर्चा करेंगे। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह। इसे 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से निपटने और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद और सहयोग के लिए बनाया गया। G20 समूह का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। बदलते समय के साथ ये समूह स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन और नवाचार जैसे मुद्दों पर भी काम करता है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद देश में G20 की बैठकों का दौर जारी है। भारत से पहले G20 का वार्षिक अध्यक्ष कौन था और क्या है ट्रोइका, आइए जानते हैं। विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ न कुछ भारत में अवश्य मिलेगा। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की वार्षिक अध्यक्षता ग्रहण की। ये एक अहम मोड़ था, भारत के लिए गौरव का क्षण। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। इससे पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान भारत ट्रोइका का सदस्य बना। ट्रोइका G20 के उन 3 सदस्य देशों का समूह होता है जो वर्तमान, पूर्व और भविष्य में G20 के मेजबान हैं। यानी वर्ष 2022 के ट्रोइका हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त बयान दिया गया, जिसे बाली डिक्लेरेशन कहा गया। बाली डिक्लेरेशन में दुनिया के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं और मौजूदा मुद्दों को हल करने के तरीकों का सारांश दिया गया। बाली के बाद भारत G20 बैठकों की मेजबानी कर रहा है। जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है, पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है। शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 की अध्यक्षता का लोगो और थीम जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के लोगों के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना परिलक्षित हो रही है। G20 भारत का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो भी विशिष्ट है। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। लोगो पृथ्वी को कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास का प्रतिनिधित्व करता है।
The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. थीम की बात करें तो भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये थीम पृथ्वी और ब्रह्मांड में सभी जीवन रूपों के अंतर संबंध पर प्रकाश डालती है। इस थीम के जरिए भारत ने लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किया और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर जोर दिया। G20 में 2 समानांतर ट्रैक्स पर बातचीत चलती है, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इसके तहत चर्चा के विषय क्या होते हैं? भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शेरपा ट्रैक में कौन से नए समूह जोड़े गए हैं और कौन होता है G20 शेरपा? आइए जानते हैं। G20 समूह में शेरपा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। G20 शेरपा सदस्य राष्ट्र के प्रमुख के निजी दूत होते हैं। G20 शेरपा शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाते हैं, बातचीत करते हैं और गतिविधियों को लागू करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा चयनित शेरपा राजनीतिक सर्वसम्मति के साथ काम करते हैं। वे एजेंडा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अतिथि सरकारों के साथ बैठक करते हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं। अगर आप दुनिया को देखते हैं इस समय तो कई चैलेंजेस हैं, पर हमारे जो लीडर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ये इन सबको एक अवसर समझते हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी प्रेसिडेंसी बड़ी इंक्लूसिव होगी, डिसाइसिव होगी, एम्बिशियस होगी और एक्शन ओरिएंटेड होगी और इसीलिए हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी को एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन शेरपाओं और वित्त ट्रैक प्रतिनिधियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसे कम्युनिक भी कहते हैं। वित्त ट्रैक में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकें शामिल हैं। पूरे वर्ष में कई बार मिलते हुए वे मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों और साथ ही वित्तीय नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्त ट्रैक के तहत 8 वर्किंग ग्रुप काम करते हैं। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे। वहीं शेरपा ट्रैक 13 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि, एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार रोध, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण, व्यापार और निवेश, संस्कृति और पर्यटन के साथ ही आपदा जोखिम कम करने पर विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही शेरपा ट्रैक के तहत 4 पहल प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जा रही है। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग, G20 एम्पावर और G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल। इसके अलावा एंगेजमेंट ग्रुप्स यानी सहभागी समूह अलग अलग देशों की अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए हैं। पार्लियामेंट 20, बिजनेस 20, साइंस 20, सिविल 20, लेबर 20, साई 20, थिंक 20, अर्बन 20, विमेन 20 और यूथ 20। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान
शेरपा ट्रैक में 2 नए समूह जोड़े गए हैं, डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप, यानी आपदा जोखिम और प्रतिरोध क्षम समूह, जो आपदा जोखिम को कम करने के तरीकों पर चर्चा करता है, और दूसरा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, जो स्टार्टअप्स को समर्थन देने और स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए काम करता है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त और शेरपा ट्रैक के तहत G20 बैठकों का आयोजन किया गया। इस दौरान G20 देशों के साथ ही किन देशों को आमंत्रित किया गया है और कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान G20 चर्चाओं का हिस्सा बने, आइए आपको बताते हैं। G20 बैठकों के लिए भारत की संस्कृति, विविधता और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले कई स्थानों को चुना गया। अब तक देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 55 से अधिक शहरों में 170 से ज्यादा बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। G20 की अध्यक्षता से भारत के इन शहरों को काफी फायदा हुआ। G20 बैठकों से पहले जहां इन शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया, वहीं बैठकों के दौरान आगंतुकों को विभिन्न स्थलों पर ले जाया गया और उन्होंने भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत की झलक देखी। Beautiful tour of the holy birthplace of Buddhist teaching, Sana. We felt a sense of peace and a sense of spiritual presence. Oh, I was very much impressed. The site is fantastic. The way they preserve the archaeological site. भारत के विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, स्थानीय व्यंजन और उत्पादों की विविधता दुनिया के सामने प्रदर्शित हुई और देश में पर्यटन को बढ़ावा मिला। I would like to thank and express great appreciation for the India as a country, as a presidency. This is our third meeting here as a delegate, as Italian delegate here. And we've been really enjoy the great hospitalities that this country, the president, has offered to us. The biggest thing what I can see here is the nature. You know, the nature is very like exotic for me. You know, in comparison to Poland. You know, and the hospitality of the people is very good as well. It's wonderful. This is truly heaven on earth. The nature and the culture, it shows, and it's really special. I'm really happy to be here. I'll always remember this and treasure this moment. G20 बैठकों के दौरान सदस्य देशों और आमंत्रित अतिथियों ने भारत की परंपरा अतिथि देवो भव को जाना। भारत में आयोजित G20 बैठकों में हिस्सा लेने के लिए G20 सदस्य देशों के अलावा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित किया गया है। You guys, you know how to really treat the guests, as you used to say, Atiti Devo Bhavan. So we really feel honored and special. And India is very extremely rich in culture, in diversity, and so we are really happy. India has set out a very ambitious agenda focusing on how to make our agriculture more sustainable, how to make it more resilient, how to increase food security against a background of climate change, market disruptions. साथ ही संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे संस्थान भी G20 चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं।
क्षेत्रीय संगठनों अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, नेपाल और आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि भी G20 बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं। इन चर्चाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, रोजगार और कौशल, वुमेन लेड डेवलपमेंट सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मुद्दों के साथ साथ पिछड़े समाजों और देशों के लिए आवाज उठाई। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान G20 चर्चाओं को नई दिशा और ताकत दी है। इन चर्चाओं में हरित विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, डिजिटल परिवर्तन और सबके लिए विकास जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। We are impressed to see the progress that India is making in many of the topics that were discussed, the infrastructure, the investment. What's interesting now is we're entering the business end of the negotiations. We're talking about what India wants to achieve in the G20, and we've got some very ambitious and exciting proposals that have been put forward by the Trade Investment Working Group Secretariat. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मुद्दों के साथ-साथ 21वीं सदी के संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर वैश्विक दक्षिण के लिए आवाज उठाई। भारत ने ये सुनिश्चित किया कि वो पिछड़े समाजों और देशों के लिए एक आवाज बनकर उभरे। Inclusion in terms of finance, digital skills, for me that has stood out. Access, and you know what, I come from South Africa, and being part of the think tank in terms of policies and everything, I found that India is not biased. They don't take stand sides. They are sitting in a position of humanness and humanity. What are we doing to take the women, I said women, but in terms of women, yes, but what are we doing to take humanity forward? And it's with the DPI, Digital Public Infrastructure, that's where I focus. It's been one of the best. I mean, the way it's structured and how inclusive, which is one thing we need to do. अभी तक आयोजित बैठकों के दौरान कई निर्णय लिए गए और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान भारत ने आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा के साथ इंडिया स्टैक साझा करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूपी सरकार ने 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने के लिए UNWTO के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान U20 का म्यूनिख 2023, स्टार्टअप 20 का म्यूनिख 2023, L20 2023, W20 का म्यूनिख 2023 और साई 20 का म्यूनिख 2023 जारी किए गए। साथ ही सतत विकास के लिए जीवन शैली पर G20 के उच्च स्तरीय सिद्धांत जारी किए गए। वर्ष भर तक वैश्विक विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद सितंबर में G20 भारत शिखर सम्मेलन का समापन होने जा रहा है। इस वैश्विक आयोजन के लिए देश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको इनकी एक झलक। नई दिल्ली में 10वें G20 शिखर सम्मेलन का समापन 9-10 सितंबर को होगा। इस विशाल वैश्विक आयोजन के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO कॉम्प्लेक्स को पुनर्विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ के परिसर क्षेत्र में फैला IECC एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया में प्रतिष्ठित सिडनी ओपेरा हाउस की 5,500 लोगों की क्षमता से ज्यादा 7,000 लोगों की क्षमता रखता है। निश्चित ही भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का समापन भी एक भव्य आयोजन सिद्ध होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के मन मस्तिष्क पर एक अमर छाप छोड़ेगा।
G20 भारत की यात्रा अनेक उपलब्धियों को समेटे हुए है। हम कह सकते हैं कि भारत ने विश्व मंच पर अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। विश्व के तमाम देशों ने भी भारत की भूमिका की सराहना की है। उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर में होने जा रहा G20 भारत का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत को एक नई पहचान देने में सफल रहेगा। फिलहाल हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।